नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं डिजिटल न्यूज 24 का बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंशी आनंद। लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कह सकते हैं कि चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, हर पार्टी पूरी ताकत झोंक चुकी है और इस बार चुनावी मुद्दे बहुत अलग हैं। चुनाव प्रचार की जो आप शैली कह सकते हैं, गठबंधन अलग है, बहुत कुछ अलग है। लेकिन खासतौर पर बिहार की बात की जाए तो एनडीए में बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। ठीक है, एक आध पार्टियां जरूर आ चुकी है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी फिर से एक बार है। लेकिन नीतीश कुमार ने, जी हाँ, नीतीश कुमार ने इस बार चुनावी प्रचार का जिम्मा उठा लिया और इस पर राजनीति भी हो रही है। तेजस्वी यादव ने इस पर जमकर तंज कसा है। पहले उस बयान को सुनते हैं, फिर चर्चा करते हैं। है और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि रोड शो पे वो जो है वो गए हैं, तो अच्छी बात है, जाना चाहिए। चुनाव में प्रचार तो करना ही चाहिए अपने अपने प्रत्याशियों के लिए। और हम लोग वजह भी जान रहे हैं कि क्यों रोड शो पे उनको भेजा जा रहा है। सब लोग कारण जानते हैं, लेकिन इस पे ज्यादा टिप्पा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अच्छा है, जाए। तो देखिए, क्योंकि अक्सर नीतीश कुमार बयान देते हैं और जब भी वो जनसभा करते हैं तो कहीं ना कहीं कई बातों को लेकर जुबान फिसल जाती है, उसे लेकर राजनीति होती है और बातों बातों में तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर तंज कसा है। हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, सौरभ कुमार जुड़ चुके हैं पटना से, नीरज कुमार जुड़ चुके हैं प्रवक्ता बीजेपी से, श्वेता विश्वास जुड़ चुकी हैं प्रवक्ता जेडीयू से, राहुल कुमार भी जुड़ चुके हैं प्रवक्ता आरएलएम से, अरुण यादव जुड़ चुके हैं प्रवक्ता आरजेडी से, ज्ञान रंजन जुड़ चुके हैं प्रवक्ता कांग्रेस से। सभी मेहमानों का स्वागत है और सबसे पहले मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी इस मुद्दे को लेकर नीरज कुमार जी से। नीरज कुमार जी, मैंने बयान भी सुना है, अगर आपने सुना होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्यों रोड शो कराया जा रहा है, ये सबको पता है, तो क्या कहीं डर है कि नीतीश जी कहीं कुछ बोल ना दे? क्योंकि अब उस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी भी मंच पर बैठे थे और आपने देखा कि 400 की जगह 4000 बोल गए नीतीश कुमार, और कहीं ना कहीं एक, मैं कह सकती हूँ, थोड़ी सी वैसी स्थिति हो जाती। क्या यही वजह है रोड शो? नहीं, मैं इसका बड़ा स्पष्ट और सटीक उत्तर दे रहा हूँ। क्योंकि तेजस्वी जी पे पहले मैं एक लाइन बोल रहा, जो आजकल बड़ा वो आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। जरा तेजस्वी जी का एक ट्वीट पढ़िए, जिसको कि उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया। इसमें उन्होंने पीएम मोदी के विषय में लिखा था कि पिछले 46 वर्षों से प्रधानमंत्री है, वो बताए क्या काम करेंगे। कि 9वीं फेल का आईक्यू लेवल ये है। रोड शो क्यों हो रहा है, रोड से मुख्यमंत्री क्यों जा रहे हैं, जरा इसको समझिए। भाजपा ने, एनडीए ने महसूस किया कि देश में चुनाव खर्चीला होता जा रहा है। आम लोग, गरीब गुरबा चुनाव लड़ने में ऐसा न हो कि असक्षम हो जाए। चुनावी खर्चे को कैसे कम किया जाए। आप आने वाले समय में देखेंगे कि हर दल, कम से कम एनडीए का हर दल, हेलीकॉप्टरों का उपयोग कम से कम करेगा। हम लोग सिर्फ राष्ट्र निर्माण की बात ऐसे ही नहीं करते, हम लोग के जहन में बहुत सारी बातें रहती हैं। क्योंकि 9वीं फेल की कुबत के बाहर की बातें समझना, ये कहाँ समझेंगे? ये तो भ्रष्टाचार करने वाले, लूटने वाले लोग हैं, इनको समझ में नहीं आएगी। तो चुनावी खर्चा को कम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का कदम उठाया है कि चुनावी खर्चा कम से कम। और इसमें क्या होता है ना कि हर एक गांव जहां जहां से वो गुजरेंगे, अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करेंगे। आप देखेंगे आने वाले समय भाजपा के भी कई एक नेता बाय रोड जर्नी करेंगे, रोड यात्रा करेंगे, गांव गांव जाएंगे, संपर्क करेंगे। तो उस खर्चे को कम करना भी हमारा उद्देश्य है और अधिक से अधिक लोगों से संपर्क कर सके, ये भी हमारा एक उद्देश्य है। इसी नाते माननीय मुख्यमंत्री जी रोड शो पर निकले हैं। इनको पॉलिटिकल बयानबाजी जो करनी हो ये करते रहे, इनको अपनी प्रचंड हार सामने दिख रही है। ये तो मजाक, चुनाव थोड़ी लड़ रही है, ये लोग तो मजाक कर रहे हैं। इनको पता है कि मोदी जी के सामने, मोदी की गारंटी के सामने टिकना नहीं है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी ने इस देश में लगभग 30 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन किया है, लगभग 30 करोड़ से अधिक पिछले 10 वर्षों में। लेकिन ये उसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ हल्ला मचाएंगे। करीब 45 करोड़ तो सिर्फ मुद्रा लोन दिए गए, उससे कितने रोजगारों का सृजन हुआ, अनुमान करिए। कितने नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है, कितने रोजगारों का सृजन हुआ, उसका जरा अनुमान कर लीजिए आप। 1 लाख से अधिक स्टार्टअप, कितने रोजगारों का सृजन हुआ होगा। 105 से अधिक यूनिकॉर्न, कितने रोजगारों का सृजन हुआ होगा। तो रोजगारों की यहाँ भरमार लगी है। विकास कार्यों पर हम लोग यहाँ पर वोट मांगने लोगों से जा रहे हैं। अभी देखिए क्या स्थिति है कि हर हफ्ता एक नया यूनिवर्सिटी देश में बन रहा है,
हर हफ्ते 2 नए कॉलेज बनाए जा रहे हैं। हर हफ्ता, हर दिन 3 नए स्टार्टअप की स्थापना हो रही है, 3 नए जन औषधि केंद्र खुल रहे हैं। क्या इससे रोजगार का सृजन नहीं हो रहा? 75,000 लोग प्रतिदिन गरीब रेखा से बाहर आ रहे हैं। नीरज जी, ठीक है, आपकी बात को बहुत, लेकिन क्या है ना कि आप अगर इस बात को कह रहे हैं तो मतलब ये तो बड़ा सरप्राइजिंग भी है कि चलो जनता के लिए इतनी चिंता हो रही है। हालांकि मैं ज्ञान रंजन जी से पूछना चाहूंगी कि क्या वो इस बात से सहमत है कि एनडीए जनता के भले के लिए इतना सोच रही है कि चलो ठीक है, खर्चा ज्यादा हो जाता है इसलिए रोड ये बात इनके समझ में नहीं आएगी, ये कहाँ से इनके समझ में ये बात सोच भी नहीं सकते। आपने बोला, हमने ज्ञान रंजन जी से अभी रिएक्शन जी। मैं नीरज जी से उम्मीद रखूंगा कि जितनी शालीनता से मैंने सुना वो मेरी भी बात सुनेंगे, बीच में और टाटा नहीं चिल्लाएंगे, ठीक है। अब मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, अंजलि जी थोड़ा सा पता कीजिएगा कि आज कौन सा देश में किस गांव में कौन सा कॉलेज खुला है। हमें भी बताइएगा पता करके, आप लोग का तो नेशनल चैनल है और देश की जनता आपकी वजह से जान भी जाएगी कि कौन सा देश में कहाँ पे कॉलेज खुली है आज, और कल कहाँ खुली और इस सप्ताह में कितनी कॉलेजेस खुल रही है। दूसरी बात, चुनावी की जो बातें ये कह रहे थे उस बातों को मैं दोहराना चाहूंगा कि चुनावी खर्चे अगर इनका इतनी कॉन्फिडेंट है तो पूरा ही खर्चा बचा लेना, घर में बैठे रहे हैं, काहे प्रचार करने की जरूरत है भाई। पैसा बचाने की बात कर रहे हैं, जो बस खरीदे हैं उसमें पूरे महीने का अगर हेलीकॉप्टर से नीतीश कुमार जी अगर मुख्यमंत्री जी घूमते ना, उससे कम पैसा में घूम के प्रचार करके आ जाते। अब किस तरह से चुनावी पैसे बचा रहे हैं मेरे समझ के पल्ले है। ये सारे यही तो मैं कह रहा हूँ, बीजेपी की क्या बात होती है ना, सिर्फ आते हैं 4-5 टेक्निकल टर्म ही इनके, वो टेक्निकल टर्म लाते हैं, जनता के सामने परोस देते हैं और फिर चल जाते हैं, और इस तरह से बयान करते हैं कि सामने वाला तो बेवकूफ है। तो इसमें विपक्ष को इतनी परेशानी दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चुनाव जो होता है, चुनाव में हमारा संविधान अधिकार देता है कि हर पार्टी, मैं बहुत गंभीरता से बोलता हूँ, हर पार्टी को एक प्रक्रिया की तरफ गुजरना पड़ता है कि अपने प्रचार प्रसार के लिए संविधान और चुनाव इलेक्शन कमीशन है वो देती है समय, उसका एक समय सीमा है। कोई भी पार्टी किसी भी तरीके से दायरे में रखे प्रचार प्रसार कर सकता है और एक लिमिट भी दिया गया है। ये जो खर्चे बचाने की बात करते हैं, जो इलेक्शन कमीशन जानता है कि सारे चीजों के करने में खर्च होती है, उस खर्चों का भी उन्होंने एक लिमिट दिया है। और तो संविधान और इलेक्शन कमीशन हमें ये हर पार्टी को ये देती है, किसी एक पार्टी को नहीं। तो नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश में अगर घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं तो स्वाभाविक वो करेंगे, हम लोग भी कर रहे हैं तो स्वाभाविक ये करेंगे। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, कोई कहीं नहीं किसी पर आरोप लगा, सब अपने अपने दल का प्रचार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, काम खत्म, मुद्दा सबको करना भी चाहिए। सौरभ, इस चुनाव प्रचार को अगर आकलन करें, नीतीश कुमार जी आज सभा कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि धुआंधार प्रचार भी हो रहा है और कई ऐसे वोट बैंक है जिसे साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या इम्पैक्ट की बात हम करें सौरभ, नीतीश कुमार का वो इम्पैक्ट है अभी फिलहाल आबो हवा में, बिहार की जनता में? अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि आज नीतीश कुमार पहली बार चुनावी सभा के लिए निकले। इसके पहले वो प्रधानमंत्री की सभा में शामिल हुए थे, 3 प्रधानमंत्री की जनसभा हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए थे। लेकिन आज पहली बार वो नवादा निकले हैं, नवादा में उनकी जनसभा हो गई है, अब वो नवादा में रोड शो भी करेंगे। तो नवादा की जनसभा में फिर नीतीश कुमार ने वही गलती की है जो प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने किया था, यानी जहां पर उनको 400 पार बोलना चाहिए था वहां उन्होंने 4000 पार बोल दिया। आज भी नवादा की जनता को जब वो संबोधित कर रहे थे तो आज भी उन्होंने 4000 पार बोल दिया। जब वहां पर जो उनके सहयोगी मंत्री बैठे हुए थे, उन्होंने जब उनको याद दिलाया, जो वहां पर ऑफिसर खड़े थे उन्होंने जब उनको मुख्यमंत्री को टोका, तब मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं गलती हो गई, 400 पार का इस बार नारा है, हम लोग 400 पार करेंगे, मोदी जी को फिर से लाएंगे। तो निश्चित रूप से अगर हाल के दिनों में अगर नीतीश कुमार के अगर आप बयान को देखेंगे, भाषण को देखेंगे, तो वो पहले वाला जो प्रभाव जो नीतीश कुमार के भाषण में दिखता था वो अब नहीं दिखाई देता है। और आज तेजस्वी यादव ने सवाल भी खड़े किए कि जानबूझकर नीतीश कुमार जो हैं अब वो रोड शो कर रहे हैं, यानी जानबूझकर जो उनके पार्टी के नेता हैं वो अब अपने नेता से रोड शो करवा रहे हैं। कारण इसके पहले हमने कई चुनाव कवर किया है, हमने आज तक नीतीश कुमार को रथ पर नहीं देखा है। लालू प्रसाद यादव
रथ पर निकलते थे और नीतीश कुमार कटाक्ष करते थे कि ये कौन सा तरीका हुआ, अगर आप जनता के बीच जा रहे हैं तो रथ पर सवार होकर जाने की जरूरत क्या है। लेकिन आज नीतीश कुमार उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। लालू प्रसाद यादव पहले अपने रथ पर निकलते थे, लोग उन पर कटाक्ष करते थे कि ये प्रचार का कौन सा तरीका है। अगर नेता जनता के बीच जा रहा है तो रथ पर सवार होकर जाने की क्या जरूरत है। लेकिन आज नीतीश कुमार उसी रास्ते पर है। तो निश्चित तौर पर अगर प्रभाव की बात करें तो प्रभाव कितना होगा, कैसा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि नीतीश कुमार के भाषण में जो पहले कंटेंट दिखता था वो अब नहीं दिखता है, उसकी कमी दिखाई देती है, उसकी कमी दिखाई देती है। उजागर किया है यहाँ पर, बिल्कुल सौरभ। और इसलिए मैंने आपका यहाँ पर आकलन, क्योंकि सौरभ आप कई विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव देखते आए हैं और बहुत सही बात बोले, नीतीश कुमार की शैली रही भी नहीं है, हमें भी याद है। हालांकि नीरज जी ने इसको अलग तरीके से जस्टिफाई किया। सौरभ, बाद में आपका भी रिएक्शन लूंगी मैं कि क्या नीरज जी की मजबूरी है, अगर वो बैठे हैं इस मंच पे तो डिफेंड करना मजबूरी है। नहीं, मेरी मजबूरी नहीं है साहब। कारण कि नीरज जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा, नीरज जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा, इन्होंने भी कई चुनाव कवर किया है, कई चुनाव को नजदीक से ये देखे भी हैं। ये बता दे कि नीतीश कुमार इससे पहले किसी भी चुनाव में वो रथ पर सवार होकर किसी जनसभा को संबोधित करने गए हों? आज तक उन्होंने तो नहीं किया। कि इस बार एनडीए ने तय किया है कि चुनावी खर्चे को कम करना है। इसलिए इस बार एनडीए ने तय किया है चुनावी खर्चे को कम करना है। राजद के लोग तेजस्वी यादव भी पहले रथ से घूम चुके हैं, आपने ही कहा कि सर चुनावी खर्चे को कम करना है तो बीजेपी पहले करे ना। वो जो 5-6 हेलीकॉप्टर खड़े हैं पटना के रनवे पर, पहले आप उसको हटा दीजिए ना। आने वाले समय में आपको बीजेपी के नेताओं का भी आप नोट कर लीजिए, बाय रोड यात्रा देखने को मिलेगा। अरुण जी, दरअसल क्या है कि तो ये सवाल पूछा जाता था और ये सवाल बीजेपी से कहा जाता था कि नीतीश जी कई बार, जैसा कि सौरभ ने कहा, पिछले कई दिनों से कई बार ऐसे बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार जी, जिससे कहीं ना कहीं वो असमंजस की स्थिति, उन्होंने अपने बयान को लेकर माफी भी मांगा है। तो अब क्या लगता है कि क्या वाकई जो ये फैसला लिया गया उसके मद्देनजर लिया गया? पहले तो ये कहा जाता था कि आरजेडी कुछ पिला रही है, कुछ खिला रही है, ऐसी चीजें भी हुई राजनीति में, लेकिन अब तो बीजेपी के साथ है। वो मैं नीरज जी से जवाब दूंगी, लेकिन अरुण जी ये बताएं जरा कि क्या वाकई आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश जी रोड शो कर रहे हैं तो घबरा से गए? अंजलि जी, आपके सवाल के जवाब देने से पहले हम नीरज जी का सवाल का जवाब देंगे। एक कागज वो दिखा रहे थे। अरुण जी, आपको ऑडियो नहीं आ रहा है, आप अनम्यूट पे हैं। नहीं अरुण जी, आपको ऑडियो नहीं आ रहा? आवाज जा रही है? हाँ, उनकी आवाज आ रही है, उनकी आवाज आ रही है। अरुण जी, आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मुझे भी आवाज मिल रही है अरुण जी की। हाँ, सौरभ भाई आवाज जा रहा है? सौरभ, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहे हैं, अरुण जी की आवाज आ रही है, मुझे सुनाई पड़ रही है। अंजलि जी की तरफ से टेक्निकल फॉल्ट है। खैर वो टीम है हमारी, वो दूर करेगी ऑडियो का जो भी परेशानी है। तो अरुण जी, आप अपनी बातों को जारी रखिए। जी सौरभ जी, अंजलि जी के सवाल का जवाब देने के पहले नीरज जी एक कागज का टुकड़ा दिखाए कि देखा जाए तेजस्वी यादव जी का आईक्यू कितना है। वो दूसरों का आईक्यू टेस्ट करते हैं और जिस ट्वीट का डिलीट करने की बात कह रहे थे, एक बार और पन्ना दिखा लीजिए, वो ट्वीट पढ़िए। सही में नीरज भाई, सारे भाजपाइयों का आईक्यू फेल हो गया 11 तारीख का, पूरा पढ़िए, वो अभी भी है और पूरा पढ़िए, उसमें कहीं गलती पढ़ने सोच आईक्यू का डिफरेंस है। बहुत ताम झाम उत्साहित होके उसका कॉपी लेके ऐसे दिखा रहे थे और इससे पहले नीरज जी जदयू के प्रवक्ता ने भी यही गलती किया। सौरभ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरे पास ऑडियो किसी भी गेस्ट का नहीं आ रहा है, तो सौरभ आप सवाल जरूर पूछ ले, क्योंकि अरुण जी क्या कह रहे हैं आप जरा अपनी तरफ से सवाल पूछे। जी बिल्कुल।
ट्वीट की बात कर रहे थे नीरज जी, 11 तारीख का वो ट्वीट आज भी अमानत है। उन्होंने क्या कहा, पीएम को बताना चाहिए कि विगत 26 वर्षों में 46 वर्षों 26 नहीं 46 वर्षों में 46 ईयर 26 नहीं 46 वर्षों में बताना चाहिए कि उनके शासनकाल में। एक मिनट नीरज जी सुन लीजिए पहले वो क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए फिर आपके पास ही आएंगे। रही है, पीएम को बताना चाहिए कि विगत 46 वर्षों में उनके शासन में ही बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई सबसे अधिक क्यों है। वो है कि नहीं है, पढ़िए थोड़ा नीरज जी, मानसिक स्थिति को मजबूत करिए। आईक्यू निश्चित रूप से आपका फेल हो चुका है। अरे भाई तो कांग्रेस के शासनकाल का हिसाब मोदी जी से लीजिएगा। जिस सरकार में आप शामिल थे, अपने कुकर्मों का हिसाब, अपने भ्रष्टाचारों का हिसाब मोदी जी से मांगिएगा। क्या बात करते हैं, इतना बचकानी बात मत करिए, इतनी बचकानी बात मत करिए। तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस सरकार में बेरोजगारी थी? अब क्या कहना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव मान रहे हैं ना कि कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारी थी, महंगाई थी, यही कहना आप चाह रहे हैं ना? करके नीरज जी एक एक करके बोलिए ना। मोदी जी से पूछा नीरज जी एक एक करके नीरज जी उसके पहले अरुण जी आप शामिल थे, तो आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि आपकी सरकार में नीरज जी भ्रष्टाचार रहा। नीरज जी स्वीकार कर रहे हैं, अच्छी बात है। नीरज जी खत्म करने दीजिए अरुण जी को। अरुण जी अपनी बात पूरी कीजिए। अरुण जी आप चुप हो जाइए, बोलने दीजिए नीरज जी को। तो चलिए अरुण जी ने स्वीकार किया। नीरज जी बोलिए, लेकिन एक बात पिछले 40 वर्षों में इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, जब ये केंद्र की सत्ता खा रहे थे। अच्छा है कि आपने स्वीकार तो किया, आपके तेजस्वी यादव जी ने स्वीकार किया। अरे चलिए नीरज जी चक्कर में पड़ते हैं, खुद फंस जाइएगा। नीरज जी चलिए ठीक है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, अरुण जी आप मत बोलिए, अरुण जी आप मत बोलिए, नीरज जी को बोलने दीजिए। नीरज जी एक बात बताइए, आपने कहा कि अरुण जी ने स्वीकार कर लिया, अब आप ये बता दीजिए कि बीजेपी नेताओं का जो आईक्यू लेवल है वो क्या है। अगर तेजस्वी यादव कुछ ट्वीट करते हैं, अगर वो कुछ खाते हैं, अगर वो वीडियो 8 तारीख का है, नवरात्रा के ठीक एक दिन पहले का, तो आप लोगों का भी आईक्यू टेस्ट तो हो गया ना बीजेपी नेताओं का। अब जरा उत्तर ले लीजिए। 8 तारीख को साहब जी महाल्या था, नवरात्रा से एक दिन पहले महाल्या होता है। मछली खाए, मटन खाए, आप लोग तो नवरात्रा कह रहे हैं ना। सुन लीजिए सर, आप लोग तो नवरात्रा कह रहे हैं ना, हम लोग रोक सकते। लेकिन एक बात पक्की है कि कांग्रेस बहुसंख्यक लोगों के धर्म के प्रति इनके मन में सम्मान का भाव नहीं है। कि तुष्टीकरण की राजनीति की इसके वीडियो बनाकर वायरल करके क्या दिखाना चाहते हैं? एक तो सनातन का अपमान, दूसरा गरीबों का अपमान। अपने समाज के गरीबों को दिखाते हैं मछली खा रहे हैं और तुमको खाने को नमक रोटी भी नहीं है। ये गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। ये इनकी सामंतवादी सोच हो गई है। इनके पिताजी भी सावन में राहुल गांधी को मटन बनाना सिखा रहे थे। क्या मैसेज देना चाहते हैं साहब आप? क्या हमारे यहाँ मटन खाइए? किसने रोका आपको? कोई कानून आपको ना रोकता, ना भाजपा रोकते, ना मोदी जी रोकते। आपको जो जहाँ खाना है आप खा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? नौटंकी क्यों करते हैं? वीडियो क्यों वायरल करते हैं आप? ये वीडियो वायरल करना इस बात को इंगित करता है कि आप एक धर्म विशेष के लोगों को अपमानित करना चाहते हैं। 8 तारीख की आप बात करते हैं, 8 तारीख तक महाल्या था, आपको याद करिए आप भी नीरज जी जवाब ले लेते हैं। नीरज जी जवाब ले लेते हैं। एक मिनट बोलिए। नहीं, मैं पूछता हूँ कि महाल्या क्या होता है, कहाँ पे मनाया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा कहाँ है महाल्या की, थोड़ा पूछिए तो उनसे। और जिस महाल्या की बात कर रहे हैं ना, चल जाइए वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान
आपके विकास मैंने का सब रिकॉर्ड बोला, क्या है? जैसे मोदी जी के पास पिछले 10 क्या साल का शानदार रिकॉर्ड है और अगले 25 साल का विजन है, रोड मैप है कि 2047 तक कैसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। नीरज आपने जी, रोड मैप है, नीरज बताइए। जी, नीरज जी, मुझे ये बता दीजिए। क्या मौका दीजिए। देखिए चुनाव जो है ना तो जनता को दोनों पक्ष जानना है ना नीरज जी, ये तो आप भी समझते हैं। आप ठीक है क्या विकास कर रहे हैं, जनता के बीच लेकर आप जा रहे हैं, विपक्ष क्या करना विजन चाह रही है, वो भी हमारा पर्पस तो यही कि आप दोनों के मुद्दे जनता तक जाए। तो इसलिए एक एक करके बोलिए। और खासतौर पर देखिए जब हम सोशल मीडिया पर डिबेट करते हैं तो मुझे लगता है कि एक सेकंड जब मैं सवाल लूंगी उसके बाद अरुण जी आप जवाब दीजिएगा। राहुल जी हम बात कर रहे हैं चुनाव प्रचार को लेकर, और जैसा कि सौरभ ने बहुत सही आकलन किया कि देखिए इस बार देखिए रणनीति भी बहुत बदल चुकी है, बहुत कुछ पहले से बदल गया। नीतीश कुमार जी रोड शो कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल इसलिए उठ रहे क्या वो इम्पैक्ट, मैंने सौरभ से भी पूछा ग्राउंड स्तर पर, और क्या बात कही नीतीश कुमार जी कई बार कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जनसभा करने में जिससे खुद की पार्टी का सहयोगी दल को कहीं ना कहीं एक वो स्थिति सी हो जाती है। तो क्या यही वजह है कि रोड शो के जरिए नीतीश कुमार को निकाला जा रहा है चुनाव प्रचार में, एक स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, रणनीति कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसा है तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इस पर पर्दा डालने की जरूरत, अगर ऐसा है तो ठीक है स्वीकार करना चाहिए। राहुल जी। अंजलि जी, बात बहुत सीधी सी है कि सौरभ जी ने कहा कि पहले नवादा में बार्सलीगंज में जनसभा का आयोजन हुआ, उसके बाद रोड शो का कार्यक्रम हुआ। तो अगर स्लिप ऑफ टंग उनका पिछले कार्यक्रम में भी हुआ और इस कार्यक्रम में भी हुआ, तो क्या ये ज्ञान रंजन जी या अरुण जी, क्या इंडी गठबंधन के कोई भी नेता ये दावा कर सकते हैं कि उनके नेताओं से स्लिप ऑफ टंग कभी नहीं हुआ? क्या उन्होंने फैक्ट्स को गलत तरीके से पेश नहीं किया गलती से? राहुल जी स्लिप ऑफ टंग एक बार बहुत बार। मैं अंजलि जी मैं पूरी बात कर लूं, ठीक है? तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जी पर कुछ ऐसी स्थिति रही हो जिसका अभी हमें या आपको किसी को भी उस चीज का अंदाजा नहीं है कि एग्जैक्टली वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से रोड शो को लेकर के एक बयान दिया गया मुकेश सहनी जी की तरफ से भी और तेजस्वी जी की तरफ से भी, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति एक आइसक्रीम खाने के लिए रोड शो की तरह अपने यहाँ जो एक बड़ी सी बस जो तेजस्वी जी के घर पे लगी हुई है और लालू जी जो है गंगा किनारे वो आइसक्रीम खाने के लिए उस बस से चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि नीतीश जी कम से कम एक उम्र के साथ अपने रणनीति में बदलाव कर रहे हैं और जनसभा के साथ साथ वो रोड शो से भी कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं, आपको कई जगह ये देखा होगा आपने कि वो पहले नरेंद्र मोदी जी रोड शो करते हैं, उसमें तो कोई नई बात है ही नहीं, तो उसमें तो कभी चर्चा ही नहीं होगी। ठीक है, नीतीश जी इस रोड शो के लिए बोलते थे इसलिए चर्चा होगी। ठीक है, बोलते थे, लेकिन एक उम्र के बाद एक स्थिति ऐसी बनती है जहां पे उनको लगा होगा कि यह बदली हुई जो रणनीति हम किसी चीज का कल तक अडॉप्ट नहीं करते हैं, आज हम उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम किसी को क्यों हो रही है? सवाल सिर्फ इतना है कि क्या नीतीश कुमार जी बिहार को लेकर के जो विजन रखते हैं क्या उस पर वो काम नहीं कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी उस मंच से, चाहे वो नवादा का मंच हो चाहे वो जमुई का मंच हो, जो विजन उन्होंने बिहार के लिए इस देश के लिए रखा, क्या उसको लेकर के उनको बात रखने का अधिकार नहीं है? क्या एनडीए गठबंधन के जो तमाम गठबंधन साथी है अलग अलग तरीके की रणनीति अगर चुनाव प्रचार का बना रहा है, कोई रोड शो में जा रहा है, कोई जनसभा में जा रहा है, कोई कहीं पे संयुक्त कार्यक्रम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत तरह की बहस जो इंडी गठबंधन है वो क्यों राहुल जी कहते हैं राजनीति में ठीक है स्लिप ऑफ टंग किसी से होता है, लेकिन राजनीति में जब कहते हैं ना टक्कर हो सामने और धुआंधार चुनावी प्रचार, तो एक बार स्लिप ऑफ टंग, दो बार, तीन बार ना वो फिर मुद्दा बन जाता है दूसरे दलों के लिए। अंजलि जी बिहार में एक लाइन में खाली बोल देता हूँ, बिहार में कोई टक्कर नहीं है। जब एनडीए का कार्यक्रम 3-4 बार अभी तक अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी का हो चुका है, तो अभी राहुल जो आरजेडी के जो नेता हैं वो मछली और संतरा में फंसे हुए हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, वो सिर्फ एक आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं। जब चुनाव में जनता के आईक्यू टेस्ट का सवाल है, जनता आपका टेस्ट लेने वाली है, तो आप एक आईक्यू टेस्ट का एक बहाना बोल देते हैं, अरे भाई मुझसे, मैं तो ये कहना चाह रहा था, जैसे आपस में दोस्तों में भी होता है कि हम कुछ मजाक करते हैं और वो जब भारी पड़ जाता है, भाई मैं तो ये नहीं कर रहा था, मैं तो ये कहना चाह रहा था, मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम क्या कर। तो जनता इनके टेस्ट को ठीक से समझ गई है और 40 की 40 मैं तो पता है सरप्राइज होती है राहुल जी,
ठीक है, नीरज जी भी कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद मैं अरुण जी से भी जवाब दूंगी। और सौरभ, बिहार की जनता को लगातार आप सुनते भी होंगे, लेकिन ये बहुत चिंता की बात है। मैं सौरभ ये सोचकर हैरत में हूँ, नीरज जी जवाब लेना चाहूंगी, क्या हमारे अगर देश की राजनीति की बात इस बार मैं देख रही हूँ और मैंने कई बार इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी मुद्दे को उठाया है, और आप लोग भी देख रहे होंगे कि इस बार जनता के मुद्दे कहीं पीछे नहीं रह गए नीरज जी, हर राजनीतिक पार्टियों के लिए मछली, फिर उसके बाद संतरा, ये सब चुनावी मुद्दे बने हुए हैं, मतलब आश्चर्य होता है। जी देखिए, एनडीए हमेशा मुद्दे की बात करती है, जनता से जुड़े मुद्दे की बात करती है, कनेक्ट होने की बात करती है। लेकिन नीरज जी एक सवाल बस लेके फिर आप बात, सनातन धर्म को जितना, मैं भी सनातन धर्म को हम सब मानते हैं, सब जानते हैं, मैं भी गर्व से कहती हूँ कि हाँ हम हिंदू है तो है, और अपने ये सभ्यता सिखाई जाती है, लेकिन हिंदू धर्म में कभी किसी को फोर्स नहीं किया जाता। नवरात्रि है तो उसकी इच्छा है, मैं किसी के समर्थन में नहीं, मैं एक आम जनता के परिपेश से कह रही हूँ। लेकिन ये इतना बड़ा चुनावी मुद्दा है, जम्मू कश्मीर से प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि चुनावी मुद्दे कुछ इधर उधर हो गए? अब इसका उत्तर ले लीजिए। ठीक है, हम सभी सबका साथ सबका विकास की बात हम करते हैं। जब समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाते हैं, तो फिर सभी धर्मों के लोग के लिए मकान बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हमें किसी और धर्म को अपमानित करने का लाइसेंस मिल चुका, जैसा कि इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं कि उनको लाइसेंस मिला। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि महालया क्या होता है, कि पृथ्वी पक्ष का हम लोग उस दिन तर्पण करते हैं जल तिल दे करके, और माता के आगमन के लिए उनको निमंत्रण देते हैं, इतना पुण्य का दिन होता है। दूसरा ये पूछ रहे थे यूनिवर्सिटी के विषय पर, मैं बता दूं साहब को कि 2014 के पहले देश में 723, हमारे मुद्दे भी यही है, 2014 के पहले देश में 723 यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी, आज की तारीख में 1113 यूनिवर्सिटी है। कितना एम्स कांग्रेस ने बनाया, मोदी जी ने 23 एम्स बना के दिया। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट 1.23 करोड़ थे 14 के पहले, आज 4.13 करोड़ है। विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग 2 गुने से ज्यादा हो चुका। प्रति व्यक्ति आज जो 79,000 हुआ करता था यूपीए सरकार में, आज 1,79,000 2 गुने से ज्यादा है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक, मैं इंतजार कर रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं आनंद जी को भी ये सवाल दूंगी। हाँ, हम लोग धर्म का भी सम्मान करते हैं और काम पर भी विश्वास करते हैं। निश्चित रूप से जब देश का विकास होता है, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, तो सांस्कृतिक विकास की होती है, और राम हमारी सांस्कृतिक विकास के द्योतक है। हमें उस पर गर्व है कि राम मंदिर बनाने में हमारी पार्टी और हम माध्यम बने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बना, हम उसमें माध्यम। इन लोगों को तो विरोध करते थे ये लोग, 75 साल तक इन लोगों ने, 500 सालों तक राम लला को मुगलों की भांति कांग्रेस ने भी टेंट में रखा, बनने नहीं दिया। अगर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत चाहते हैं तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, न कि शर्म की बात है। ये लोग अपना मुंह छुपाते रहे इस पर। इन लोगों को तो निमंत्रण दे गया था और ये लोग नहीं आए। राजद के जो नेता उस पार्टी से निकाल दिया गया। अरुण जी और ज्ञान जी, जरा मुझे ये समझाएं, ठीक है, अब वो यहाँ पे IQ टेस्टिंग हो रहा था, उसके बाद चलो वो मुद्दा हो गया है, उसके बाद फिर संतरा खा रहे हैं, फिर संतरा खा के दिखा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या देश की राजनीति इस मुद्दे पर होना चाहिए? वही तेजस्वी यादव से जो बार-बार रोजगार की बातें करते थे, यही करेंगे ना अरुण जी, तो आपको नहीं लगता कि आप लोग दे रहे हैं? ठीक है, एक बार टेस्टिंग हो गया, IQ टेस्ट कर रहे थे, कितनी बार IQ टेस्ट करेंगे भाई? अरुण जी, अंजलि जी, ठीक है, ज्ञान जी आते हैं आपके पास। अंजलि जी, आजादी के बाद पहली बार इस देश में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने मुद्दे की बात कही, रोजगार की बात की, महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की। हर सभा में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रहे हैं, आप भाई जवाब दो। 10 साल करोड़ रोजगार देना था, मैंने बोला आपकी कैसे कमजोर हो गई है क्या? महंगाई क्या था? सिर्फ और सिर्फ EPFO का डाटा अगर निकालेंगे अरुण जी, तो 2014 के पहले 12 करोड़ नौकरियां दिखाई जा रही थी, और आज की तारीख में 26 करोड़ नौकरियां सिर्फ और सिर्फ EPFO ओवरलैप मत कीजिए। आपने बोला, मैंने मुझे भी सवाल किया है, और अनम्यूट कर लीजिए, जो गेस्ट अभी नहीं बोल रहे अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, एम्बियंस हो रहा है।
ज्ञान रंजन जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। ज्ञान रंजन जी, ठीक है अनुज जी, मैं समझ गई, हर कोई रोजगार की बात ही कर रहा है, अब यही तो सवाल है ना, और रोजगार की बात गिना रहा हूँ, मैं तो रोजगार गिना रहा ज्ञान हूँ। रंजन जी को बोलने दीजिए, करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन मोदी जी की सरकार में हुआ। कोई नहीं समझ पाएगा, डिबेट फिर सार्थक नहीं हो पाता। अरुण जी रुक जाइए, ज्ञान रंजन देखिए अंजलि जी, मैं छूट बीच में डिस्टर्ब भी करता है, हम लोग तो बोलते नहीं है। नीरज जी चुप हो गए, आप तो चुप हो जाइए, चुप हो गए, नीरज जी चुप हो गए हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, 2014 के पहले 55 लाख हजार देश पर कर्ज था। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में 205 हजार लाख करोड़ कर्जा है। चलिए अब इसका उत्तर ले लीजिए, एक प्रश्न एक उत्तर, चलिए लीजिए। सवाल पूछती हूँ मैं, क्या जवाब मुझे मिलता है क्या? फिर आप लोग बोलते हैं कि जवाब सुनने को नहीं मिलता। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, जो मैं सवाल क्या करूँ, डिबेट को डाइवर्ट मत किया कीजिए। ज्ञान रंजन जी, जो मैंने सवाल किया आपने सुन लिया होगा, उस सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सौरभ के पास जाऊंगी। ज्ञान रंजन जी, देखिए अंजलि जी, सच पूछिए तो मैंने आपके सवालों का जवाब नहीं सुना, इतना मछली बजा रहा आपके डिबेट में कि मैं नहीं सुन पाया। आप अगर कृपया दोहरा सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं चुप ही रहना। ज्ञान रंजन जी, मेरा सवाल यही था, मैंने नीरज जी से भी यही सवाल पूछा और अब आपसे भी पूछ रही हूँ। 2024 की बात करें तो ऐसा लगता है जनता के मुद्दे कहीं पीछे हट गए हैं। आप देख रहे हैं कि कोई मछली को लेकर राजनीति कर रहा है। अरुण जी, सवाल लेने दीजिए, आप बार बार इंटरफेयर करते हैं, ओवरलैप करते हैं। अरुण जी, डिबेट ऐसे सार्थक नहीं होगा। पूरी अरुण जी, पूरी बात आपकी सुनने की जरूरत भी नहीं है। अरुण जी, आपकी पूरी बात सुनने की जरूरत भी नहीं है। जितना जो सवाल था ना, उसका जवाब आपने दे दिया, बस बात खत्म हो गई। अब दूसरे से सवाल करने दीजिए। नहीं, बार बार ये इनका सवाल था सौरभ जी कि मुद्दे की बात तो हमारे नेता हमारी पार्टी उठा रहे हैं। नहीं तो ये बताइए ना कि आपके नेता अगर मुद्दे की बात करते हैं तो मछली क्यों खा रहे हैं, क्यों नारंगी खा रहे हैं? ये मुद्दा का, ये कौन सा मुद्दा है? ये कौन सा मुद्दा है? ये कौन सा मुद्दा है? सवाल का जवाब नहीं है, मुद्दा आधारित राजनीति नहीं करते हैं। कौन मुद्दा बना रहा है, कौन बना रहा है? नहीं, आपने वीडियो डाला ना, आपने वीडियो डाला, ठीक है, मैं मानता हूँ वो नवरात्रा का वीडियो नहीं है, नहीं वो मैं मानता हूँ। अरुण जी, सबकी मजबूरन मुझे आवाज को अनम्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती व्यूअर को जो मैं डिबेट देना चाहती हूँ, जो पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती हूँ, वो पॉइंट जा पा रहा है। सौरभ, मुझे जरा ये बताएं कि जनता के मुद्दे कई हैं। बिहार की बात की जाए, हमने पलायन देखा, बेरोजगारी देखी, बहुत सारी चीजें देखी। ठीक है, इस बार फिर से 2024 मजबूती के साथ दावे किए जा रहे हैं, 40 बनाम 40, लेकिन क्या वो मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए वो है राजनीतिक गलियारों में या नहीं? सॉरी जी, बिल्कुल नहीं। अगर मुद्दों की बात करें तो मुझे मुद्दा जो है वो कहीं दिखाई नहीं देता है। नेताओं का अगर आप भाषण सुने, अगर एक तरफ अगर आप तेजस्वी यादव की भाषण के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, यानी उनकी जो उपलब्धियां रही है उसकी चर्चा वो लगातार कर रहे हैं। 17 महीने जो उनकी सरकार रही बिहार में, जो उनकी सरकार की उपलब्धि रही, उसकी चर्चा वो कर रहे हैं। लेकिन आगे जो जनता के मुद्दे हैं, और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कभी भी बिहार में स्पेशल स्टेटस की बात नहीं करती है, कभी भी नौकरी की बात नहीं करती है, कभी भी पटना यूनिवर्सिटी को अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की जो बात होती है, जो कई सालों से मांग जो है वो लंबित है, इसकी चर्चा वो कभी नहीं करती। तो अगर मैं तो दोनों को दोषी नीरज जी 2 मिनट शांत हो जाइए। नीरज जी 2 मिनट शांत। मैं तो दोनों आप लोग इस बात को उठाएंगे, जनता के लिए मैं तो दोनों के बारे में बोल रहा हूँ, मैं तो दोनों के बारे में बोल रहा हूँ कि अगर आप चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, अगर आप चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं तो आपको मछली खाने की जरूरत क्या है? मछली ठीक है, अगर आप खा रहे हैं तो उस वीडियो को ट्वीट करने की क्या जरूरत है?
ठीक है, आप संतरे बीजेपी के नेताओं का IQ टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी के सभी नेता उसमें फंस गए। उनको पलटवार करने की क्या जरूरत है? उनको पलटवार करने की क्या जरूरत है? क्या इतना बड़ा वो मुद्दा था कि प्रधानमंत्री को भी हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ गई उसमें? प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि वो लोग नवरात्र में अपमान करेंगे, सनातन का ठेकेदार केवल बीजेपी नहीं है नीरज जी। सनातन का ठेकेदार जो है, सनातन का ठेकेदार केवल बीजेपी नहीं है नीरज जी। सनातन का ठेकेदारी जो है ना, वो केवल बीजेपी के पास नहीं है। सब लोग सनातन है, सब लोग सम्मान करते हैं, सब लोग हिंदू हैं, सब लोगों को पता है कि हमें नवरात्रा में नहीं खाना है। लेकिन कुछ लोग खाते हैं। अगर कुछ लोग खाते हैं तो वो सनातन का अपमान नहीं हुआ। नहीं नीरज जी कुछ लोग पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं। अगर जो मंदिर नहीं जाते हैं वो इसका ये मतलब नहीं कि वो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। उसका वीडियो डालने की क्या जरूरत है? ट्वीट करने की क्या जरूरत है? तो आपको पलटवार करने की क्या जरूरत है? आपको पलटवार करने की क्या जरूरत है? आप तो चारा खा के पले बढ़े ना, तो बुद्धि तो पशु जैसी नहीं होगी, इंसान वाली बुद्धि होगी नहीं। सांस्कृतिक क्षेत्र में कहाँ से आपकी लड़ाई? सांस्कृतिक चेतना होती है क्या? कभी सुना है आपने? जो चारा खा के पले बढ़े उनमें सांस्कृतिक चेतना कहाँ से आएगी? नहीं आ सकती ना। तो आप खाइए, किसने रोका आपको? के साथ ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग इतने बड़े प्रवक्ता आते हैं, अपने पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं नीरज जी और अरुण जी। अगर इस तरह से डिबेट करेंगे तो जनता के पास जो हम मैसेज देने की कोशिश, हमारा तो पर्पस यही है कि हम आपके एजेंडे को जनता तक पहुंचाएं, वो मैसेज नहीं पहुंच पाता है। बड़ा सवाल अभी बना हुआ है कि जनता के मुद्दे कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। तो बड़ा सवाल अभी बना हुआ है, नीतीश कुमार चुनावी सभा कर रहे हैं और नीतीश कुमार का ये अंदाज देखा जाए तो क्या वाकई कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए एक नया रूप लेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक सवाल जरूर है कि क्या जनता के पीछे कहीं मुद्दे जो है वो कहीं पीछे रह गए हैं और चुनावी मुद्दे कहीं ना कहीं किसी और मुद्दों को लेकर केंद्रित रह गया है। धन्यवाद।